हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के पार्ट 1 को देखा था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, कौन इनका कॉन्सेप्ट लाया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस नाम क्यों पड़ा, फिर ग्रीन हाउस गैसों का जो कार्बन एमिट करते हैं जो प्रमुख देश हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बारे में पढ़ा। फिर फिर ग्लोबल वार्मिंग का मानव जीवन पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव था उसको देखा। अब है समाधान और उपाय, किस प्रकार से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए समाधान कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए 1 बाय 1। समाधान क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। भाई, वृक्ष तो अपने आप में पर्यावरण के लिए सबसे बड़े मित्र कहे जाते हैं। अगर वृक्ष हर जगह हरा भरा रहेगा तो कोई समस्या होगी ही नहीं, बारिश भी अच्छे से होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन जो भी हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपने खाना बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे तो हर तरह से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का जो टेम्परेचर आज ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग निगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं वो बहुत हद तक कम होगा और वो चीज़ें मेंटेन रहेंगी जैसे पहले रहती थी। ठीक है, जो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। समाधान में ये है भाई, ग्रीन हाउस गैस के चलते ही तो बढ़ रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैस कैसे बढ़ रहे हैं? जितने फॉसिल फ्यूल हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जब पेड़ पौधों को काटेंगे, जीवाश्म ईंधनों का दहन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पेड़ कटेंगे, तो क्या होगा? अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो हर जगह पे जब डेवलप अधिक विकास करेंगे तो पेड़ पौधे काटेंगे, और फिर पेड़ पौधे अगर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन है, एमिट है, ये बढ़ना शुरू होगा, उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ठीक है, जिस भी माध्यम से ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं उसके उत्सर्जन को कम किया जाए। तीसरा समाधान क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला। पारंपरिक ऊर्जा का मतलब कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत लाइक कोयला, डीजल, पेट्रोल की जगह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को महत्व देना। जैसे क्या है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, इसका हम प्रयोग करें। ठीक है, तो और इसके प्रयोग को हम लोग ज्यादा, जितना कम हो सके कम से कम यूज करें, तो क्या होगा? जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बढ़िया समाधान कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीजल, पेट्रोल, ये सब के दहन से, इनके जलने से, इनके बर्न होने से क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, सीसा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, और भी चीजें हैं जो मीथेन के निकलने के से, कोयले की खान से। ठीक है, फिर धान के खेत से आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये सब क्या है? इसकी जगह पे हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, अगर उसको अप्लाई किया जाए तो ज्यादा हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये समाधान है। फिर क्या है? देखिए, बात वही आई, वाहनों के धुएं में कमी। भाई, वाहनों के धुएं से ही तो सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड निकलता है, सीसा। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है, मैं आपको एयर पोल्यूशन पढ़ाऊंगा कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ उसकी अभिक्रिया होगी और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड प्यारा है। ठीक है, तो इस कारण से मानवों पे क्या असर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, या आप कह लीजिए कि सभी पे क्या उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसको आगे चर्चा किया जाएगा। तो ये क्या है? वाहनों के धुएं में कमी करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पर निगेटिव इंपैक्ट जो पड़ा हुआ है, इसका नकारात्मक प्रभाव वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। ठीक है, खेतों में जो हम फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, जितने उर्वरक हैं और कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर जैविक खेती को अपना लिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है, जो आप कह लीजिए कि पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। तो खेतों में उर्वरक, कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती को अपनाना, ये समाधान है। ठीक है, और जल, थल, वायु, जितने भी पोल्यूशन है, इन प्रदूषणों को जितना हम कम से कम कर सकें उतना कम करना। ठीक है, ये था ग्लोबल वार्मिंग का समाधान। अब देखिए उपाय, इसके लिए उपाय क्या किया गया। मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ाई थी, एनवायरमेंट, पर्यावरण, पहली टॉपिक ही थी।
जिन दोस्तों ने अगर पिछली टॉपिक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके सब वीडियो 1 बाय 1 देखिए, एकदम एक क्रम से चल रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण में पढ़ाए थे आपको कि सबसे पहला जो पर्यावरण की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ जो सम्मेलन हुआ, ध्यान दिया गया, पूरे विश्व ने एक साथ, जितने राष्ट्र के प्रमुख थे ये लोग जब ध्यान दिए, तो सबसे पहला वो समिट क्या था? स्टॉकहोम समिट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 बताया था आपको। चूंकि ये बैठक 5 जून को हुई थी, इसलिए 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को, आप भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। सबसे पहली सम्मेलन इसीलिए हुआ कि हम पर्यावरण की तरफ ध्यान दें अब, जिससे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं बायोडाइवर्सिटी को लेके, ओजोन लेयर को लेके, ये सब विकराल रूप में ना आए। ठीक है, तो पहला सम्मेलन शुरू हुआ। उसी के बाद 1988 में आईपीसीसी का गठन किया गया। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर यही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आईपीसीसी का काम क्या है, और इनको 2007 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, आगे देखिए, फिर पढ़ाए थे आप लोगों को 1992 पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। ठीक है, ब्राजील में जो हुआ था, ये स्टॉकहोम में हुआ था और ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ये क्या था आपको बताया था, उस समय भी मैं पढ़ाया था, जो पहला टॉपिक है। ठीक है, तो यहां कुछ बातें आपकी रिकॉल भी हो जाएंगी। ब्राजील में हुआ अर्थ समिट, इसमें 3 धारणाएं सामने आई। ठीक है, पहला आया एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है भाई? यही जो 21वीं सदी चल रही है, 2021 आप मान के चलिए, लेके ये 21वीं सदी को, उस समय कहा गया कि 21वीं सदी के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उस समय तय हुआ था, कब? 1992 में। क्या विशेष ध्यान दिया जाए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसके अंडर एजेंडा 21 यही था, सतत विकास की तरफ ध्यान देना, मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ऊपर ध्यान देना। ठीक, यही था एजेंडा 21। अब कहेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये तो समझ जाएंगे। मरुस्थलीकरण भाई, जितना मरुस्थल बनेगा तो क्या होगा? वो नुकसान, आप पृथ्वी का जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है? जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसको कम करना, जैव विविधता के ऊपर ध्यान देना। अब ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब कि इसको कहा जाता है, इसका अर्थ होता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए जितने रिसोर्सेज हैं उनको ना छेड़ते हुए, हानि ना पहुंचाते हुए विकास करना, अपना ग्रोथ करना। कि ये जो है जितने रिसोर्सेज हैं, ये क्या है? ये सबकी संपत्ति अपनी नहीं है, विरासत में नहीं मिली है, आने वाली पीढ़ियों को भी इसका उपभोग करना है, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाइए, अपना डेवलप, अपनी विकास, अपना ग्रोथ करिए अच्छे से, किसी संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उसका मिसयूज ना करिए, ये काम कहा गया था सतत विकास, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी 1992 पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 हुआ। दूसरा आया UNFCCC, मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका गठन किया गया। ठीक, और इसी के अंडर में कॉप का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 1995 में। इसलिए बनाया गया कि अब इसने इस संस्था को बनाया कि अब आज से आप ही जितने भी क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी सम्मेलन होगा, अब आप ही के नाम से होगा, आप तय करेंगे। ठीक है, उसी में सब बातें होंगी। तो देखिए, अब कॉप लाइन से आज चला आ रहा है। ठीक, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, कॉप 28 अभी लास्ट जो अभी होने वाला है। ठीक है, तो कॉप 1 कहां शुरू हुआ? अब ये जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है। ठीक है, जो बचा है अभी आगे फिर लिखूंगा, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पूरा कॉप पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, जहां से जो मुद्दे इंपॉर्टेंट थे वो जानना है। हाँ, ये है कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे SSC हो, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपके लिए मेरी सारी जो वीडियो बन रही है इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की, सबके लिए बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या था? कॉप 1,
1995 में बर्लिन में जर्मनी में हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 1 याद रखिएगा, 1995 में गठन हुआ और कॉप 1 कहां हुआ? तो बर्लिन जर्मनी में हुआ। यही पूछ देता है सीधे सीधे, ठीक है। कॉप 2 कहां हुआ? 1996 1996, एक साल बाद, हर साल होता है ये, जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर कॉप 3 ये 1997 में कहा हुआ? जापान में हुआ। इसी को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया जिस पर हस्ताक्षर अभी नहीं हुआ, साइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉप 3 1997 में जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, अभी इस पर साइन नहीं हुआ, अभी बात चल रही थी, ठीक। फिर कॉप 7 आया, कॉप 7 आया मतलब कॉप 7 हुआ, ठीक है, 2001 में मराकेच, ठीक है, जो मोरक्को में है, मोरक्को अफ्रीका में है, ठीक है। यहां क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा करने की बात सामने आई, ठीक है। यहां यह हुआ कि अब हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ ध्यान देंगे, उस पर बात विचार विमर्श होना शुरू हुआ। कब? कॉप 7 2001 में मराकेश में, मोरक्को में, ठीक। आपको यही सब ध्यान रखना है, कॉप कब हुआ, नंबरिंग पे, किस सन में हुआ, कहां हुआ और क्या मुख्य बातें थी, ठीक। फिर कॉप 8 जस्ट अगले साल 2002 में भारत में हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर कॉप 11 2005 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल में हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यहां क्या? यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिली, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कॉप 3 में 1997 में यह बात सामने आई, जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, साइन लेकिन इस प्रोटोकॉल पे नहीं हुआ। कॉप 7 में मराकेश में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा करने की बात सामने आई। और फिर कॉप 11 2005 में मॉन्ट्रियल में जो हुआ था, कॉप 11, यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिल गई। क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैसों, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, एमिट को, ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को कम करना, ठीक है। और क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यही सामने आई। कार्बन क्रेडिट क्या होता है आप इस तरह समझिए कि मतलब एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2 इतना माना गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक कार्बन क्रेडिट। और ये हर देशों के अनुसार अलग अलग लिमिटेशन है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनके लिए, अब विकास कर चुके हैं तो उनके लिए कर दिया गया है कि आप 100 कार्बन क्रेडिट ही यूज करेंगे। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जो बेचारे अभी विकासशील हैं, भाई वो तो कहेंगे कि आप तो विकास कर लिए और हमको अब विकास करना है, कोयले का दहन करना है, इंडस्ट्रियों को लगाना है, तो फिर हम क्या करें, तो हमारा विकास कैसे हो। तो उनके लिए लिमिट दिया गया है कि अगर ये 100 करेंगे डेवलप्ड, तो जो अंडर डेवलप्ड आप लोग विकासशील हैं तो आप लोग 200 कार्बन उत्सर्जन करेंगे, एमिट करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोला गया कार्बन क्रेडिट। और क्या था कार्बन क्रेडिट? इसको आप बेच सकते हैं अगर आप अपने लिमिट के अंदर में रखेंगे, लिमिट क्रॉस ना करिए, आप बचाइए कार्बन को, आपको दिया गया है जितना करने को उतना करिए कार्बन एमिट। जैसे किसी विकसित देश को 100 कार्बन क्रेडिट दिया गया है कि आप 100 कार्बन आप एमिट कर सकते हैं, और फिर अगर वो उससे अगर 100 से 150 होंगे तो फिर वो क्या हुआ, लिमिटेशन को पार कर गया, और उससे अगर कम होंगे तो फिर वो दायरे में है, ठीक है। तो देशों ने इसका बहुत मिसयूज भी करना शुरू कर दिया। कार्बन क्रेडिट क्या था? जैसे किसी कंट्री को मिल गया 200 कि आप 200 कार्बन एमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये 200 कार्बन क्रेडिट, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट में 1 टन होता है लगभग, ठीक है। तो मान लीजिए आप जितने भी विकासशील देश हैं उनको कहा गया कि आप 200 करिए, उनका 130 ही कार्बन खर्चा हुआ, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्री है, अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने यहाँ और विकास करने के लिए और कमाई करने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इनकी लिमिटेशन कम है 100 कार्बन की, और इन्होंने कर दिया 150 कार्बन, या मान लीजिए 200 कार्बन, अब ये 150 एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो कार्बन ये एक्स्ट्रा खर्चा कर चुके हैं, तो जो विकासशील देश है उसको 200 में था, उसका काम 100 में पूरा हो गया, तो ये 100 उसको बेच देंगे, वो पैसा लेगा, उसको दे देंगे, ठीक है, कि तुम कार्बन रखो। और उसने क्या किया, वो तो अपने दायरे में रह गया। अगर वो 200 भी खर्चा किया, अगर दिखा विश्व को कि ये 200 खर्चा किया, उन्होंने बेचा है, तो भी क्या है, वो अपने लिमिट में है। और इस तरह जितने विकसित देश हैं इसका मिसयूज भी कर रहे थे, ठीक है।
तो ये बात सामने आई, यही होता है कार्बन क्रेडिट। ठीक, कार्बन टैक्स, फिर भाई जो लोग वही अधिक कार्बन एमिट करेंगे अपने लिमिट से तो कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कहां हो रही हैं? COP 11 2005 मॉन्ट्रियल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। फिर यही अवधारणा आई CDM की, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। कहा गया जितनी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनके पास जो जो बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, वो अपने यहां तो यूज कर ही रहे हैं, उसको और बढ़ावा दें। और जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने विकासशील देश हैं, उनको आप ये तकनीक दें कि जितना हो सके कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो सबसे फायदा किसको होगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब आया फिर COP 15 2009 में हुआ ये। ठीक है, 2011 के बाद जो मेन है फिर COP 15 15/2009 कहां हुआ? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। ठीक है, यहीं पर REDD+ बनाया गया। ठीक है, अब कहेंगे आप REDD+ क्या है भाई? तो रिड्यूस्ड एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्या था? वन संरक्षण को, मतलब जो आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को तेजी से संरक्षण करते हुए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में कमी लाना। भाई जितना वन को बचाएंगे तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो जितनी परिस्थितियां अब क्या हो रहा है, सभी मौसम के पैटर्न में बदलाव हो चुका है क्लाइमेट चेंज के चलते, तो उस जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। इसके लिए COP 15 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था और REDD+ बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है REDD+ का निर्माण कब, गठन कब हुआ? तो COP 15 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क में। क्या है? तो रिड्यूस्ड एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, आप बात समझ गए। अभी दो महत्वपूर्ण और COP हैं जिसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। COP 15 के बाद COP 16, COP 16 ये हुआ था 2010 में। ठीक है, कॉनकुन या कैनकुन मैक्सिको में है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हरित जलवायु कोष की स्थापना किस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में की गई थी? तो आप बताएंगे COP 16 ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। 2010 COP 16 कैनकुन मैक्सिको में हुआ था। इस हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? इसका उद्देश्य विकासशील देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करना है। ठीक है, साथ ही उन्हें जलवायु में परिवर्तन ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो, उसके लिए तैयार करना है, जो आज क्लाइमेट चेंज इतना दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई, ग्रीन क्लाइमेट फंड, COP 16 2010 में कैनकुन मैक्सिको में। ठीक है, अगला है COP 21, इसको VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है। COP 21 2015 में हुआ, जिसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। ऐसे पूछ देता है कि पेरिस समझौता कब हुआ था, तो 2015 में। और कौन सी ये COP थी? तो COP 21 2015 पेरिस फ्रांस में हुआ, पेरिस समझौता कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया था इसमें? जो टेम्परेचर राइज है, तापमान वृद्धि, इसको 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेचर राइज है आप इतने तक बस करेंगे। ठीक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम तो 2 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रहना है। टेम्परेचर राइज को आप इतना बस कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं करिए। ठीक है, ये बात कही गई। भाई पूरी तरह तो रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि विकास भी करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित। ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन एमिट है, कार्बन एमिशंस है, उसको 50% से कम करना। ठीक है, और ये कब तक कम करने का उद्देश्य रखा गया? 2050 तक। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है इस पेरिस समझौता में, कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो 50% से कम हो, ये 2050 तक की बात की गई है। ठीक है, तो समझ गए। अब आगे देखा जाए, जो अब ये 3 यहां से क्वेश्चन आएंगे।
अभी जो एग्जाम जो 2023 चल रहा है अभी, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। 21, 22, 23 में तो होने वाला है, ठीक है। कॉप 26 2021 में ग्लासगो में संपन्न हुआ, स्कॉटलैंड, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। कॉप 27 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट, मिस्र में, मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं, वहां संपन्न। और कॉप 28 2023 में होने वाला है नवंबर दिसंबर में दुबई में, यही यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तो दुबई में ये होने वाला है। तो ये दोस्तों हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग आज खत्म हुआ। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, पहला पार्ट नहीं देखा, उसको आप देखेंगे तो इसको पढ़ने में और ज्यादा समझ में आएगा। 2 पार्ट में है, आप आराम से ग्लोबल वार्मिंग पढ़िए, फिर देखिए। जितने एग्जाम आपके हैं वो सब तो क्वालिफाई करेंगे, यहां तक कि सिविल के मेंस के लिए भी ये सब आप आराम से इसको अगर ऐड करेंगे सब शब्दों को, कारण को, प्रभाव को, उत्सर्जक देशों को, उसके बाद उपाय को, समाधान को, आप एक अच्छा मेंस लिखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।